हेलो बच्चों, हम लोग आज समझते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर को। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले बेसिक चीज़ें समझते हैं, फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं क्या है। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति कहने का मतलब है कि ऐसी ज्यामिति जिसमें निर्देशांक हो। अब निर्देशांक क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको ये द्वि डायमेंशनल या फिर इसको कहेंगे दो विमीय एक ग्राफ आना चाहिए। दो विमीय ग्राफ ये क्या होता है, इसको समझो पहले। ये होता है वाई एच की धनात्मक दिशा, वाई एच की ऋणात्मक दिशा, इसको वाई डैश से लिखते हैं। ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा एक्स डैश, और ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा एक्स लिखते हैं। और यहां पर ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहने का मतलब जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये कौन सा अक्ष हो गया? ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो मूल बिंदु वो पॉइंट होता है, वो बिंदु होता है जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आपस में काटते हैं। अब मूल बिंदु में होता क्या है? एक्स भी कुछ भी नहीं होता और वाई भी कुछ भी नहीं होता। कहने का मतलब मूल बिंदु के जो भी निर्देशांक होते हैं तो याद रखोगे हमेशा 0, 0 होते हैं। मूल बिंदु पे क्या होता है? x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। अब हम लोग थोड़ा और समझें। इसमें देखो 4 खाने हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 बोलते हैं, 4 खाने हैं, इनको बोलते हैं चतुर्थांश, क्योंकि 4 अंश हैं तो चतुर्थांश। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। शुरुआत इससे करते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। 4 इसमें चतुर्थांश होते हैं। अब इनका ये भी पता होना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी बिंदु होंगे, उनका चिन्ह कैसा होता है। तो इसके लिए आपको अभी हम समझाएंगे कि कैसे आएगा। फिलहाल इसको हम लिखे दे रहे हैं। तो पहले चतुर्थांश में सारे बिंदु प्लस प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश के सारे बिंदु माइनस प्लस के रूप में होंगे। तीसरे चतुर्थांश के माइनस के रूप में होंगे और चौथे चतुर्थांश के प्लस माइनस के फॉर्म में होंगे। क्यों होंगे अभी हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे हम, ये मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाए, अगर मान लो यहीं पे ये बिंदु आ गया, ये बिंदु है। अब इस बिंदु पर हम देखते हैं कि ये बिंदु अक्ष के ऊपर है और ये एक्स अक्ष के ऊपर है। किसके ऊपर है? एक्स अक्ष के ऊपर है। तो अगर ये एक्स अक्ष के ऊपर है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक कुछ दूरी चला है। एक्स अक्ष पर है तो कुछ दूरी गया, तो हम ये कहेंगे कि मान के चलो ये हो गया x1, 0। कितना हो गया? x1, 0। क्योंकि 0 क्यों? y का मान क्यों 0 है? हाँ, और थोड़ा सा बात और समझो कि जैसे जो बिंदु लिखे जाते हैं, जैसे हम मान के चलो अभी लिखेंगे 3, 5, तो इसमें पहला वाला बिंदु एक्स अक्ष को प्रेजेंट करेगा कि एक्स अक्ष पे कितना गया हो, और दूसरा वाला बिंदु प्रेजेंट करेगा कि वाई अक्ष पे कितना गया, ये एक्स अक्ष पे। इसी को हिंदी भाषा में इसको भुज कहते हैं। एक्स की तरफ वाले बिंदु को भुज कहते हैं और इसकी वाई की तरफ वाले बिंदु को कोटि कहते हैं। भुज और कोटि बिंदु में होते हैं, इनको बोलते हैं निर्देशांक। जो बिंदु होता है, बिंदु क्या है? ये एक बिंदु है 3, 5, ये एक बिंदु है। इसमें 2 निर्देशांक हैं, एक एक्स वाला निर्देशांक, एक वाई वाला निर्देशांक। एक्स वाले निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई वाले निर्देशांक को कोटि कहते हैं। इसका भी ध्यान रखेंगे। तो हमने कहा कि कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है तो उसमें भुज का मान तो कुछ होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर चलते हुए बिंदु आगे बढ़ रहा है, लेकिन ना तो ऊपर की ओर जा रहा है ना तो नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब वाई वाला पॉइंट 0 रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखोगे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y वाला निर्देशांक हमेशा 0 रहेगा, अर्थात कोटि का मान 0 रहेगा। जैसे और आगे बढ़े, यहाँ पे बिंदु दूसरा मिलेगा x1, x2, x3, x4, x5 अनंत बिंदु है। किसी भी अक्ष पर, किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो ये दूसरा बिंदु हो गया, मान के चलो x2, 0, तो 0 ही रहेगा क्योंकि y का मान 0 है। अब इधर की तरफ आओ, मूल बिंदु से बाएं हाथ की तरफ, यानी एक्स अक्ष की डैश दिशा की तरफ, एक्स डैश की तरफ, यानी ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो ये रहेगा -x1, 0। उतना ही अगर इधर की ओर चल के आओगे उतना ही है, मान के चलो
अगर उतना इधर की ओर चल के आएगा तो माइनस में होगा, क्योंकि एक्स अक्ष की माइनस दिशा की ओर आ रहा है। अगला बिंदु यहाँ पे नहीं रहेगा तो माइनस x2, 0। तो इस तरह से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर प्लस में बिंदु जाएंगे, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर माइनस में बिंदु आएंगे। और y अक्ष की प्लस दिशा की ओर अगर जाओ, जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ पे कोई बिंदु है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y की दूरी तय कर रहे हैं, y के ऊपर चल के जा रहे हैं, ना तो x के इधर जा रहे हो ना तो x के इधर आ रहे हो। तो इसका मतलब x का मान 0 होगा, मतलब भुज का मान 0 होगा, और y का मान कुछ भी होगा तो हम लेते हैं y1। मान के चलो y1 रहा, तो पहला बिंदु हो गया 0, y1। आगे बढ़ते हैं तो 0, दूसरा बिंदु y2 हो जाएगा। तो इस तरह से y अक्ष के ऊपर हमेशा x यानी x वाला मान मतलब भुज का मान 0, और x अक्ष के ऊपर हमेशा y वाले का मान मतलब कोटि का मान 0। इसी तरह नीचे की तरफ अगर आओ तो 0, -1 रहेगा, क्योंकि इसकी नीचे की डायरेक्शन में y का मान ऋणात्मक होता है। 0, -2 रहेगा। तो इस तरह से हमको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट्स होते हैं, ये सारे बिंदु हैं। जैसे हमने कितने बिंदु देखे, बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, बिंदु सी हो गया, बिंदु डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एस हो गया, ये सारे के सारे बिंदु हैं। अब प्रत्येक बिंदु में कितने 2 निर्देशांक होते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई अक्ष वाले निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो ये बात आपने समझा कि जब कोई बिंदु अक्ष के ऊपर होगा, अगर एक्स अक्ष के ऊपर है तो वाई वाले का मान 0 मतलब कोटि का मान 0, वाई अक्ष के ऊपर है तो एक्स वाले का मान 0 मतलब भुज का मान 0। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से बनाते हैं। तो जैसे अभी हमने समझाया कि ये 2 रेखाएं आपस में जब काटती हैं इनको बोलते हैं अक्ष। ये होता y अक्ष, y के ऊपर वाली पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे वाली नेगेटिव डायरेक्शन। ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन। अब हमने समझ लिया कि कोई बिंदु, जैसे मान के चलो हम इधर चलते हैं 1 2 3 4, 4 खाने चले, 4 दूरियां चली, तो इसका निर्देशांक कितना बनेगा। मान लो बिंदु ए है, नाम इसका रखेंगे बिंदु ए, इसका निर्देशांक कितना आएगा 4, 0। क्यों? क्योंकि हम एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर जा रहे हैं, तो प्लस का 4। y का मान 0, क्योंकि ना तो ऊपर की ओर जा रहा है ना तो नीचे की ओर आ रहा है। इसी तरीके मान लो यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4 5, इसका निर्देशांक कितना होगा -5, 0, क्योंकि x अक्ष की माइनस दिशा की ओर आ रहा है, तो x का मान माइनस में लेंगे, ऊपर ना जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब 0 रहेगा y का मान। बिंदु बी नाम दे दो। इसी तरह मान लो यहाँ पे बिंदु है 1 2 3 4, तो 4 हो गया, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, 4, क्योंकि y का मान लेना पड़ेगा, क्योंकि y के ऊपर चल रहा है, x 0 है तो भुज 0 रहेगा, कोटि 4 रहेगा। नीचे की ओर अगर आओ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, -7, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन में आ रहा है मूल बिंदु से, इसलिए -7 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये समझ गया है कि बिंदुओं को ऐसे हम प्रेजेंट करते हैं। ये तो बात रही अक्षों के ऊपर बिंदु अगर। अब मान के चलो ये बिंदु अक्ष के ऊपर ना हो, ये बिंदु किसी चतुर्थांश में पड़े, जैसे अभी हमने बताया पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश है। अब अगर हम बिंदु एक यहाँ पे दिखाएं कि एक बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु है, बिंदु ए है। अब बिंदु ए है तो इसको पहले तो ये देखो, तो इसका पॉइंट कैसे दर्शाएंगे, ये कैसे दर्शाएंगे। तो देखो ये एक्स के सामने कितनी दूर है 1 2 3, कितनी दूर रहा 3, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 3। एक्स अक्ष के सामने मतलब ये एक्स अक्ष पर कितना चल पा रहा है मूल बिंदु से, तो देखो ना ये मूल बिंदु हुआ 1 2 3, 3 ही तो पड़ा, इसके सामने 3 पड़ा, यानी यहाँ पर भी तो नापोगे 3 डायरेक्शन आएगी, तो एक्स का मान कितना हो गया 3। अब y की तरफ चलो 1 2 3, y की तरफ, y के सामने कितना ऊंचाई पर है 3 ऊंचाई पर, तो y की तरफ भी 3। अब ये बताओ प्लस में है कि माइनस में, ऊपर की ओर जा रहा तो y का मान प्लस, इधर की ओर आ रहा तो x का मान प्लस, तो इसलिए 3, 3 दोनों प्लस में आएंगे। यानी ये कह सकते हो कि प्रथम चतुर्थांश के जितने भी बिंदु होंगे सभी का चिन्ह प्लस होगा। और देखो जैसे मान लो हम ये बिंदु ले लें, ये वाला,
इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दो, नाम कुछ भी रखा जा सकता है बिंदु का नाम। अब बिंदु बी है, एक्स के सामने कितना दूर चल के आ रहे हो, 2 दूरी, वाई की तरफ कितना, वाई के सम्मुख कितना है, 1 दूरी, तो इसका निर्देशांक कितना बनेगा, 2, 1 प्लस में 2 क्योंकि एक्स की तरफ प्लस में जा रहे हो, वाई का मान प्लस में 1 क्योंकि वाई के ऊपर की दिशा में जा रहे हो, तो +2, 1, तो इसका ध्यान रखेंगे। और आते हम लोग इधर, जैसे मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु, अब ये बिंदु है, नाम दे दो सी। तो देखो ये x की तरफ कितना आया है, कितना सामने पड़ता है x के, तो 1, 2, 3, 4 पड़ा, y की तरफ कितना है, 1, 2, 3, 4 पड़ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, अब x की कौन सी डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, वह x अक्ष के माइनस डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, -4 कामा, y की कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो क्या करेंगे, +4, तो ये बिंदु C बनेगा -4, 4। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो दूसरे चतुर्थांश के बिंदु होंगे माइनस का प्लस के फॉर्म में होंगे। और बिंदु देखिए, जैसे मान लो ये बिंदु है यहाँ पर, अब ये x अक्ष की दिशा में कितना है, 1, 2, -2 क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि x अक्ष की माइनस दिशा में आ रहा है। y का मान कितना है, इधर ऊपर की ओर है, वो भी 2 है, तो प्लस में 2, ऊपर की ओर जाएगा तो प्लस में, -प्लस। अब यहाँ पर इसी तरह इसमें भी कहीं पर भी बिंदु देख के सकते हैं। जैसे मान के चलो हमने बिंदु देखा ये वाला, ये बिंदु, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, अब पहले ध्यान रखेंगे, पहले हमको x अक्ष की तरफ ही चलना है, x अक्ष वाला चलो फिर y की तरफ वाला चलो, वो चाहे जिस चतुर्थांश में पड़े। तो x की तरफ वाला कितना है, 2, प्लस का कि माइनस का, प्लस का है क्योंकि उधर की ओर जा रहा है दाएं हाथ की तरफ, तो प्लस में। y की तरफ कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो y का मान कितना लेंगे, -5। तो इसलिए ये बिंदु बन गया। अब याद नहीं करना है, वैसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी प्लस कामा माइनस आएगा। तो जो चौथे चतुर्थांश के जितने भी बिंदु आएंगे सब के सब प्लस का माइनस के फॉर्म में आएंगे। इसमें आ जाओ, कोई बिंदु ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया ये वाला बिंदु ले लिया, ये हाथ पड़ा। अब ये x के सामने कितना है, तो गिनो यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5 खाने, तो माइनस का 5 क्यों, क्योंकि x की माइनस दिशा की ओर आ रहा है। y के सामने कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके सामने 6, तो y की नीचे डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब -6, तो -5 का -6। तो इस तरह से हमको ध्यान बिंदुओं का पता होना चाहिए, कौन सा बिंदु कहाँ पे सिचुएशन उसकी होगी। तो इसके लिए इसको याद कर सकते हो, प्लस वाले हमेशा पहले चतुर्थांश में, प्लस वाले हमेशा दूसरे चतुर्थांश में, माइनस वाले तीसरे चतुर्थांश में, और प्लस माइनस वाले चौथे चतुर्थांश में। तो ये रहा बेसिक चीज जिसको जो हमको सबको समझ में आनी चाहिए, कोई बिंदु कहाँ पे स्थित है और उसका चिन्ह क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा से और भी चीजें समझते हैं। अगली चीज समझते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, जैसे मान के चलो दो बिंदु कहीं पर भी हो, y की धनात्मक दिशा, y की ऋणात्मक दिशा, x की ऋणात्मक दिशा, x की धनात्मक दिशा। अब दो बिंदु कहीं पर भी ले सकते हो, तो जैसे हमने पहला बिंदु ले लिया यहाँ पर, दूसरा बिंदु ले लिया यहाँ पर। अब बताओ किस चतुर्थांश में है, फर्स्ट चतुर्थांश, तो चिन्ह दोनों का चिन्ह कैसा होगा, प्लस कामा प्लस। तो जैसे हमने मान के चलो इसको कह दिया ये बिंदु है x1 कामा y1, ये बिंदु कौन सा है, x1 कामा y1, बिंदु A है। कहने का मतलब बिंदु A है और बिंदु A की निर्देशांक क्या है, x1 कामा y1, तो हम लोग अमूमन बोल देते हैं बिंदु है x1 y1।
दूसरा बिंदु मान के चलो बी है, इसका निर्देशांक है x2, y2, क्योंकि प्लस में ही लेंगे क्योंकि दोनों फर्स्ट चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना है, ये दूरी पता करना है, ये दूरी। तो वैसे इसके लिए हमें सिंपल सा एक फार्मूला ही याद करना है, फार्मूला याद कर लेंगे, बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो सूत्र क्या है, ध्यान से देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर डिस्टेंस बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस कह दो, या फिर ये भी कह सकते हो AB की लंबाई, जो भी बिंदु रहेंगे उसकी लंबाई AB है यहाँ पे, तो AB। तो वैसे हम जनरली फॉर्म में लिख रहे हैं डिस्टेंस बराबर, सूत्र याद रखोगे, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। इस सूत्र की सहायता से हम दो बिंदु कहीं पर भी हो उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब मान के चलो हमने दे दिया एक बिंदु है -4, 7, एक बिंदु है 3, 4। कोई भी बिंदु अपने मन से दे सकते हो। चलो इसको प्लस कर लेते हैं। तो कहा जाए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो। तो बिंदुओं ए व बी के बीच की दूरी AB बराबर, सूत्र में रखो। अब हमने सूत्र लिखवा दिया, तो इसको मान के चलो, ये बिंदु है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, दो बिंदु हो गए, सूत्र में रख दो। तो सूत्र कहता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है यहाँ पे 3, x1 कितना है 4, तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। AB बराबर अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 1, 3 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, -1 बचेगा, प्लस 4 माइनस 7 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9। ध्यान रखेंगे हमेशा माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से AB का मान कितना आ जाएगा, एक में 9 जोड़ेंगे तो 10 आएगा रूट के अंदर होगी। तो AB बराबर √10 मात्रा। मात्रा क्यों, क्योंकि हमें हमेशा दूरी जो होती है राशि है, तो मात्रा की या फिर इकाई लिखना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर, वैसे मात्रा लिख देंगे, आसान हो जाएगा। तो इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये बताओ दोनों बिंदु किस में थे, दोनों बिंदु प्रथम चतुर्थांश में ही है, क्योंकि दोनों का मान प्लस प्लस और प्लस प्लस में दिया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बिंदु अलग अलग चतुर्थांश के हों, तो उसमें क्या दिक्कत होगी, दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। ऐसे ही करेंगे, मान लो चलो एक बिंदु है C के निर्देशांक -3, 4, एक बिंदु है D -3, -2, दोनों माइनस माइनस है। तो ये किस में पड़ेगा, दूसरे चतुर्थांश में, और ये किस में पड़ेगा, तीसरे चतुर्थांश में। तो दो बिंदु हो कहीं के भी हो, हमें दूरी निकालना है, तो फिर से उसी तरह कर देंगे। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो CD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, सूत्र है ना अभी पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। वैसे कोई अगर कहे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सेम आएगा। जिस हमने तो ऐसे लिखा दिया, ऐसे ही याद करो, अच्छी बात रहेगी। बाकी क्योंकि इस तरह के आगे जो सूत्र मिलेंगे उनमें भी इसी तरह से हम लोग फॉर्म में याद करेंगे, x2 माइनस x1 करके, तो इसी फॉर्म में आप याद कर लीजिए। तो CD निकालते हैं, x2 माइनस x1, x2 कितना है -3 माइनस
माइनस क्यों? क्योंकि माइनस सूत्र में होता है। माइनस x1 कितना? माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3 x1 है, तो इस तरह से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? माइनस का 2 माइनस y1 कितना है? 4, इतने का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से CD बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से CD बराबर आ जाएगा 3, ये कितना हो गया? -3, अब माइनस माइनस प्लस +3, इसका होल स्क्वायर प्लस -2 -4 कितना हो जाएगा? -6 का होल स्क्वायर। यहाँ से CD बराबर कितना आ जाएगा? -3 + 3 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि है ना, तो 0 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है इसका, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। -6 का स्क्वायर 36 है ना, तो यहाँ से CD बराबर कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 प्लस 36, 36 में 0 जोड़ेंगे 36 ही आएगा, और 36 का वर्गमूल कितना? 6 आ जाएगा, तो 6 मात्रक। तो इस तरह से हमें पता हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं। आसान है, सबको आ जाना चाहिए। तो अभी तक हमने समझा कि अक्ष क्या होते हैं, x अक्ष और y अक्ष दो अक्ष होते हैं, दोनों आपस में जहां पे काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। उसके बाद 4 चतुर्थांश होते हैं, पहले का चिन्ह प्लस प्लस, दूसरे का चिन्ह माइनस प्लस, तीसरे का चिन्ह माइनस माइनस, चौथे का चिन्ह प्लस माइनस। चारों चिन्ह, अगर कोई अक्ष के ऊपर बिंदु है, जैसे मान लो कोई बिंदु x अक्ष के ऊपर है, तो उसका y अक्ष वाला निर्देशांक 0 होगा, यानी कोटि का मान 0 होगा। और अगर कोई y अक्ष के ऊपर है तो उसका x अक्ष का मान 0 होगा, मतलब भुज का मान 0 होगा। और अगर कोई दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी निकालना हो तो दूरी का सूत्र याद रखेंगे, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी और भी कोई चीजें होंगी तो उसको भी हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग समझते हैं जो अभी हमने सूत्र याद किया दूरी वाला, कि d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उस सूत्र की सहायता से हम और भी क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह के सवाल हल कर सकते हैं, उनको समझते हैं। तो यही लिखा है दूरी के सूत्र का अनुप्रयोग, उसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैसे सवालों में किस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला काम ये देखेंगे कि हम ये सिद्ध कर सकते हैं, संरेख सिद्ध करने में, संरेखता सिद्ध करने, मतलब हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं दूरी वाले सूत्र से कि तीन बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है, तो उनको हम कहते हैं संरेख है। जैसे मान के चलो एक बिंदु है A, एक बिंदु है B, एक बिंदु है C। तीन बिंदु अगर दिए हैं तो कहा जाए सिद्ध करो कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो संरेख कहने का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में, इस बात को सिद्ध करो। तो अर्थात अगर संरेख होंगे तो तीनों को मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन बन जाएगी, और अगर संरेख नहीं होंगे, ध्यान समझिए, अगर तीन बिंदु संरेख नहीं है तो क्या कंडीशन बनेगी, तीनों को आपस में मिलाओगे तो त्रिभुज बन जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये बात होती है संरेख में और असंरेख में। अगर तीन बिंदु असंरेख है तो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, तीनों बिंदु अगर संरेख है तो एक सीधी रेखा का निर्माण करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो मान लो तीनों बिंदु संरेख हैं कि बिंदु यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे बिंदु B हो गया, यहाँ पे बिंदु C हो गया। तो ध्यान से देखो क्या कंडीशन बनेगी, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग AB ज्ञात कर लेंगे। अरे बिंदु A का निर्देशांक तो पता ही रहेगा ना, x1 y1। अब कुछ भी दिया होगा, 5, 3, 4 कुछ भी दे सकता है। बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 दिए ही होंगे, ये हमें पता ही है। बिंदु C के निर्देशांक x3, y3 मान लो, तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे। अब हमें संरेखता कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले हम AB निकालेंगे। AB अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। इसी तरह BC निकालोगे, फिर हम AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC के लिए x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो इन तीनों को निकाल लेने के पश्चात अगर AC का मान
AC की जो वैल्यू है वो AB प्लस BC के बराबर आ जाए। AC का मान AB प्लस BC के अगर बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु समरेख हैं। अरे इतनी जो दूरी होगी वो इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी के बराबर ही होगी। तो वही बात हम सिद्ध कर दें कि AC का मान AB प्लस BC के बराबर है तो तीनों बिंदु समरेख सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है ना। और देखो आपने कक्षा 9 में पढ़ा भी होगा कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में ऐसा नहीं हो सकता। त्रिभुज में अगर 3 बिंदु हैं तो AB प्लस BC करोगे या फिर AB प्लस AC करोगे तो उसका मान हमेशा BC से बड़ा होगा। अगर तीनों बिंदु समरेख नहीं है तो AC की वैल्यू AB प्लस BC से ग्रेटर देन होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी। क्योंकि हमने पढ़ा कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। समरेख है इसलिए बराबर हो गया। अगर बड़ा आ जाए तो कह दोगे कि समरेख नहीं है, कोई ना कोई त्रिभुज बना रहे होंगे। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान रखोगे, समरेख सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, त्रिभुजों के प्रकार बता सकते हैं। त्रिभुजों के प्रकार बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का त्रिभुज है। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। ऐसा क्वेश्चन ने कह दिया कि 3 बिंदु ABC हैं जो कि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है, तो सिद्ध करो कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो ध्यान से देखो, हम वही काम करेंगे। हम AB ज्ञात करेंगे 2 बिंदुओं वाले सूत्र से, AC का मान ज्ञात करेंगे 2 बिंदुओं वाले सूत्र से, BC का भी मान ज्ञात करेंगे, तीनों की वैल्यू निकालेंगे। अब अगर AB बराबर BC बराबर AC या फिर CA आ जाए, अरे AB का मान, AC का मान, BC का मान तीनों अगर बराबर आ गया तो क्या बन जाएगा, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मान के चलो कोई दो भुजा बराबर आ जाए, कोई भी दो भुजा, हम मान के चलते हैं AB बराबर BC हो गया, अब मगर AC के बराबर नहीं है। अरे AB बराबर है BC की, जितना जितना AB उतना BC, लेकिन AC कुछ छोटा बड़ा है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर हुई तो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, सम द्विबाहु त्रिभुज। बात समझ में आ रही है ना सबको। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, सम द्विबाहु त्रिभुज। तो ये दूरी वाले सूत्र से ही कर सकते हैं। दूरी निकालेंगे AB की और दूरी निकालेंगे BC की, दोनों बराबर आ गई। दूरी निकालेंगे AC की लेकिन वो बराबर नहीं है, इसका मतलब दो दूरियां बराबर है, तीसरी बराबर नहीं, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी कंडीशन, अगर मान लो कोई भी बराबर भुजा ना हो पाए, कोई भुजा बराबर ना हो पाए, तीनों अलग अलग आ जाए, तो बता दोगे कौन सा त्रिभुज है, ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषम बाहु है, ये बता सकते हो। एक कंडीशन और आ सकती है, ध्यान से देखेंगे। एक कंडीशन क्या आ जाए, एक कंडीशन ये आ जाए कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर आ जाए। मतलब हम भुजा AB निकाले, AB का जो भी मान आया उसका स्क्वायर किया, भुजा BC निकाला, BC का जो भी मान आया उसका स्क्वायर किया, भुजा AC निकाला, AC का जो भी मान आया उसका स्क्वायर किया। तीनों भुजाओं को हमने स्क्वायर करके देख लिया। फिर ये देख रहे हैं कि ये दो भुजाओं को जोड़ने पर क्या वो तीसरी के बराबर आ रही है। स्क्वायर करने के बाद जोड़ना है, किन्हीं दो भुजाओं का स्क्वायर का योग अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। याद होगा ना समकोण त्रिभुज, अरे जिसका एक कोण 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय लगती है, वही तो आ गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर वाली कंडीशन। अर्थात दो भुजाओं की स्क्वायर का योग अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये हम दूरी के सूत्र का यूज करेंगे आगे सवालों में। पहला क्या कर सकते हो, समरेखता सिद्ध कर सकते हो,
दूसरा, त्रिभुजों के प्रकार बता सकते हो कौन सा त्रिभुज है। यही नहीं, एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए, इसके अलावा हम लोग ये बता सकते हैं कि ये चतुर्भुज कैसा है, क्योंकि चतुर्भुज में भी तो भुजाएं ही होती हैं। पता हो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? ऑब्वियस सी बात है, 4 भुजाएं होंगी। देखते हैं, जैसे मान के चलो, ये चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। अब ABCD एक चतुर्भुज है और हमको पता करना है कि कौन सा त्रिभुज है, कौन सा चतुर्भुज है। अब चारों भुजाओं, चारों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। ये मान लो x1 y1 दिया है, ये x2 y2 दिया है, ये x3 y3 दिया है। अरे कोई ना कोई पॉइंट होंगे। फिलहाल हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 मानते हैं। तो 4 शीर्ष दे रखे हैं चतुर्भुज के। अब पता करना कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, अगर हम क्या करेंगे, सारी भुजाओं की माप निकाल देंगे। माप निकालने का मतलब AB की वैल्यू, BC की वैल्यू, CD की वैल्यू, AD की वैल्यू, चारों भुजाएं ज्ञात कर लिया। तो चारों भुजाएं अगर ज्ञात कर लिया, AB ज्ञात कर लिया, BC ज्ञात कर लिया, CD ज्ञात कर लिया और DA कह दो या AD कह दो, ये ज्ञात कर लिया। चारों अगर बराबर आ जाए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वैसे याद करो कि वर्ग होता है, पता है ना। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो वो वर्ग होता है। लेकिन अभी कंडीशन और भी है वर्ग की। वर्ग की कंडीशन होने के लिए ये बात भी होनी चाहिए कि उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। चारों भुजाएं बराबर हो तथा और AC की वैल्यू, AC बराबर भी किसके हो, BD के हो, या DB लिख दो चाहे BD लिख दो। AC बराबर BD हो तब हम कह सकते हैं कि ये कैसा चतुर्भुज है, एक वर्ग है। कैसा चतुर्भुज हो या वर्ग हो जाएगा। तो हम AC कैसे निकालेंगे, बिंदु A और C के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा के। BD कैसे निकालोगे, बिंदु B और D के बीच दूरी वाला सूत्र लगा के, और बाकी दूरी निकाल ही लोगे। तो इस तरह से अगर चारों भुजाएं बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, तो सिद्ध कर दोगे कि ये वर्ग है, ठीक है। अगर मान के चलो सम्मुख भुजाएं बराबर हो, केवल AB के सम्मुख कौन सी है, CD या फिर DC कह दो। AB CD के बराबर हो और BC किसके बराबर हो, BC तुम्हारा AD के बराबर हो। AB CD के बराबर हो, BC AD के बराबर हो, तथा AC बराबर BD हो। AC बराबर क्या हो, BD हो। मतलब सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो। ध्यान रखेंगे, आयत, इसको हम आयत तभी कहेंगे जब सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, तब उसको हम आयत कहेंगे। ये कंडीशन बता सकते हो। अगर ऐसे ऐसे कंडीशन आ जाए तो कह दोगे कि आयत है। और क्या बन सकती है कंडीशन, अगली कंडीशन, अगर सिर्फ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है और इसके जो विकर्ण है वो बराबर ना निकले, चारों भुजाएं तो बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना निकले, तो इस कंडीशन पे हम लोग कौन सा चतुर्भुज बताएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज कुछ ऐसे बनता है जिसकी मतलब जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो, विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। हाँ, विकर्ण 90 अंश पे जरूर काटते हैं दोनों। अगली कंडीशन, मान के चलो जैसे ये वाली थी आयत वाली, AB बराबर CD है, BC बराबर AD है, लेकिन AC BD के बराबर नहीं है। मतलब सम्मुख भुजाएं तो बराबर आ गई लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन पर कौन सा चतुर्भुज होगा, तो ये बनेगा अपना समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ये कैसे होता है समांतर चतुर्भुज, ये होता है कुछ इस प्रकार का, आइडिया होना चाहिए हल्का सा।
ये है, इसके विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण देखो छोटे बड़े, ये विकर्ण बड़ा हो गया, ये छोटा है, लेकिन सम्मुख भुजाएं जरूर बराबर है, समांतर भी है और बराबर भी है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। तो हमने देखा कि दूरी के सूत्र का प्रयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज, संरेखता सिद्ध कर सकते हो कि तीनों बिंदु संरेख हैं या फिर त्रिभुज बनाते हैं। दूसरी चीज, अगर त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज में कौन कौन सा त्रिभुज हो सकता है, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या फिर समकोण त्रिभुज बना सकते हो, बता सकते हो। कैसे भी कंडीशन बताया, अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाए तो समबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर आए तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर ना विषमबाहु त्रिभुज, या फिर दो भुजाओं के स्क्वायर का योग अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज। फिर उसके बाद चतुर्भुज बता सकते हो, चतुर्भुज भी कौन सा है, कंडीशन है कि चारों शीर्ष दिए होने चाहिए। अगर चारों भुजाएं बराबर निकले, साथ में विकर्ण भी बराबर निकले तो वर्ग है। चारों दो भुजाएं सम्मुख बराबर निकले तथा विकर्ण भी बराबर निकले तो आयत है। सारी भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो तो समचतुर्भुज है। और अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर ना हो तो समांतर चतुर्भुज है। तो आज की कक्षा में हमने बेसिक जानकारी समझा, इंट्रोडक्शन समझा, निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन, और अब इसके बाद अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसी टाइप के सारे सवाल हल करेंगे। ठीक है ना? तो आपको अगली क्लास जरूर देखनी है, और इसी तरह डेली का डेली आपको सीरियल वाइज देखना है, क्रम से क्लास को देखते हुए आगे चलना है। अगर अच्छा लगता है तो डेली क्लास को करिए और पढ़िए आगे। थैंक यू।